हेलो बच्चों, सब कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। तो स्टूडेंट्स, अपन आज की क्लास में जो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने क्या लॉ के मोशन है उसके, उनको डिस्कस करते हैं। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें आपने देखा होगा हम पार्टिकल की वेलोसिटी, कहाँ पर पार्टिकल है उसकी पोजीशन के बारे में देखते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर है, क्या वेलोसिटी से चल रहा है। फिर वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो एक्सीलरेशन आता है। तो ये सब आपने उसकी 3 इक्वेशन भी पढ़ी होंगी आपने, ये वाली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक आपने पढ़ी होगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कोई पार्टिकल चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो टाइम t ले रहा है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी v है और इसमें एक्सीलरेशन भी है। तो ये एक्सीलरेशन क्या था, ये कांस्टेंट था, तब ये अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ये जितनी भी अपन ने तीनों इक्वेशंस थी, अपन इसमें पार्टिकल कहाँ पर है, क्या उसकी वेलोसिटी है, कहाँ उसकी पोजीशन है, ये सब देख लिया था। जिसमें एक एग्जांपल दूं अगर आपके सामने, तो मैं अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालूं तो उससे क्या होगा, उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आपने देखा होगा ऊपर से बॉल कर जाते हैं तो वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन अपन ने कभी भी जब ये काइनेमेटिक्स चैप्टर डील किया था तो ये कभी भी नहीं देखा था कि ये पार्टिकल मूव क्यों कर रहा है, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है तो ये क्यों है। अब जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं तो कुछ आपने सवाल किए होंगे, ब्रेक लगाते हैं तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, कुछ टाइम बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी रुक जाती है, ड्रॉप। पता है आपको, आपने कंडीशन पढ़ी होगी, अगर अपन किसी बॉल को ऊपर से अगर अपन ड्रॉप करते हैं तो अपन उसमें u बराबर 0 लेते हैं। अगर ब्रेक लग जाता है फाइनल में तो फिर अपन v बराबर 0, यहाँ से कोई अगर पार्टिकल चल रहा है और यहाँ पे जाके अगर ब्रेक लग जाता है स्टॉप, तो फाइनल v बराबर 0। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब जैसे एक एग्जांपल अभी मैं बता रहा था कि अपन ने एक बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके वेलोसिटी 0, फिर वो नीचे आती है। तो ये आपको पता है बॉल ऊपर से नीचे क्यों आई, ये हुआ, ठीक है। लेकिन अपन इसमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ क्यों गया। सबके दिमाग में आता है कि क्यों, जो रीजन है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये हैपनिंग हो रही है भाई, ये क्यों हो रही हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, वो सब अपन देखते हैं। काइनेमेटिक्स में तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे डायनेमिक्स। और जहां पर भी डायनेमिक्स रीजन की बात आएगी वहां पर किसकी बात आएगी, फोर्स। जैसे एक एग्जांपल होता हूं, अगर मैं इस मार्कर को अगर यहाँ से नीचे से छोड़ता हूं तो ये नीचे जाता है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और अगर मैं इसको ऊपर उछालता हूं तो एक टाइम वेलोसिटी पर 0 होकर नीचे आता है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो आप समझ गए कि अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक टॉपिक है फोर्स। आप सबने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है। फोर्स 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 आपको पता होगा, सिंपली नथिंग बट इट इज ए पुश और पुल, पुश और पुल, ये फोर्स होता है। पुश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को धक्का देना, मतलब कोई पार्टिकल धक्का दूंगा तो मैं उसको अवे अवे फ्रॉम बॉडी। पुश का मतलब होता है अवे फ्रॉम बॉडी, और पुल का मतलब होता है जैसे अपन किसी चीज को खींचते हैं, तो पुल का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द बॉडी। तो फोर्स सिंपली क्या होता है, किसी चीज को पुश करना या पुल करना, ये आपका फोर्स था। आपने बहुत सारे फोर्स नाम सुने होंगे, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक, बहुत सारे फोर्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। तो अगर अपन देखें तो फोर्स के अपन बेसिक, अगर बेसिक देखें अपन कि फोर्स की 2 टाइप्स अपन देख सकते हैं। एक तो फोर्स होती है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लग रहा है दोनों अगर टच में हो तो कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब वो टच में नहीं हो। जैसे अगर मैं इस पे मार्कर को अगर नीचे गिरा रहा हूं तो ये मार्कर और इस जमीन, इनके बीच में कोई टच नहीं है, फिर भी ये जा रहा है, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब मैं इस जमीन पर अगर चल रहा हूं तो मेरे फुट और ये जमीन, इसके नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है,
ठीक है, तो अगर अपन फोर्स को डिवाइड करें तो अपन बेसिक्स फिर करें तो अपन 2 पे डिवाइड कर सकते हैं फोर्स को। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे आपकी जो टाइप आती है, जैसे आपके एक तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एक आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, एक आपका टेंशन फोर्स हो गया, और एक आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब देखो एक एक के बारे में देखते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे आपका सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले फ्रिक्शन सब जानते हैं। जैसे मैं अगर चल रहा हूं, जैसे सिंपल अगर अपन फ्रिक्शन को देखते हैं, मैं छोटा सा यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक ब्लॉक होता है, ये अगर रखा हुआ है, अगर मैं इस पर आगे कोई फोर्स लगा दूं तो ब्लॉक आगे मूव करता है तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है। इस सबको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, नॉर्मल फोर्स इसी वाले डायग्राम में हो जाएगा। जैसे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इसका mg फोर्स लगता है, तो ऊपर कौन सा लगता है, नॉर्मल। अभी नॉर्मल लगता क्यों है, आगे जब पढ़ेंगे देन मोड देख लेंगे। सुनो, अब जैसे मार्कर में इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा mg से, लेकिन मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इस केस में तो नीचे जा रहा है, इस केस में नहीं जा रहा। क्यों, इस केस में जो मेरी हथेली है, पाम है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा दिया, नॉर्मल फोर्स। ये दोनों टच में है ना अपने, कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंशन, जो टेंशन फोर्स होता है वो आपका होता है टेंशन फोर्स। जैसे इसको अगर अपन यहाँ पे देखें तो एक रस्सी से अगर अपन एक ब्लॉक ऐसे बांध देते हैं, इसका कुछ एम होता है तो नीचे लगता है, ऊपर mg, और टेंशन फोर्स T बराबर mg। अपन आगे पढ़ेंगे तो फिगर डायग्राम वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे जब, तो ये टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, ऐसे ही स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, इनको जब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, ये देखो ये नीचे जाता है। और मैग्नेटिक फोर्स, बचपन में अगर आपने देखा होगा, दो मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़ों को पास, जैसे एक अगर एक दो मैग्नेट को ऐसे तो ऐसे पास ला देते हैं, छूट जाते हैं, दूर जाते हैं, तो आपको पता होगा लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल। अगर मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल लाऊंगा तो वो रिपेल करेंगे, साउथ पोल लाऊंगा तो वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाऊंगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही अपन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल सब जानते हैं, क्या हुआ है बचपन में स्लेट्स में ऐसे किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने किया होगा, जैसे कोई स्केल होता है उसको आप रब करते हो ऑयल से, ठीक है, फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर उसके पास ले जाते हो तो वो चिपक जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई बैलून होता है उसको आप बालों से रब करके दीवार से लगा दो तो वो चिपक जाते हैं। क्यों, ये इलेक्ट्रो इंडक्शन वगैरह उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये सिंपली बेसिक की फॉर्मेशन फोर्स। ये फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं अपन, इसमें ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, उसका रीजन, उसका कॉज, उसकी डायनेमिक्स समझने के लिए फोर्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। एक टर्म होती है इनर्शिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया का मतलब होता है किसी चीज को अपन रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई चीज हो रही है और उसको आप बदलने की कोशिश करो तो वो बदलेगी नहीं, उसका विरोध करती है, उसको रेजिस्ट करती है। तो इनर्शिया होता क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो रेजिस्ट करती है अगर आप उसकी मोशन में चेंज कर सकते हो। देखो आपने जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें अगर पार्टिकल की दो इक्वेशन होती है,
या तो वो रेस्ट या फिर मोशन। और ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व पर डिपेंड करती है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी है जैसे, ठीक है। अगर अपन डेफिनेशन देखना चाहें इसकी तो ऐसे लिख सकते हैं, इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी of an object to resist, जो रेजिस्ट करती है प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी क्या रेजिस्ट करती है, टू रेजिस्ट द चेंज टू इट्स स्टेट। मतलब जिस बॉडी में, जिस पोजीशन में जिसमें है उसी में रहना चाहती है, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो जो इनर्शिया उसका रेजिस्ट करती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप रात को सो रहे होते हैं, ठीक है, आराम से आप रात को आप मोबाइल चला रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, मोबाइल में कुछ भी चला रहे होते हैं, तो आप चला रहे होते हैं, लेकिन आपसे कोई बोले कि सो जा, तो मन नहीं करता, क्यों, आप जाग रहे होते हैं, तो आपका इनर्शिया उस टाइम ऐसे। लेकिन फिर कोई ऐसे मॉर्निंग में बात करें तो आप सो रहे होते हैं, तो सो रहे होते हैं जब तक कोई नहीं जगाता है, फिर ऑटोमेटिक नहीं जगते, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी में इसमें चेंज करो तो वो रेजिस्ट करता है। और ये जो इनर्शिया का सबसे बड़ा वो है कि इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनलिटी होता है। ये मतलब जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास है, सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा भारी होगा वो उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे एक बड़ा ले लेते हैं अपन 100 किलो का, और एक ले लेते हैं 5 किलो का। और दोनों पर अगर अपन कोई एफ फोर्स लगाते हैं, ये बताओ रेजिस्ट कौन करेगा, ये ज़्यादा करेगा, वो आगे आप पढ़ोगे, अपन फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो कितना लगता है, वो म्यू इनटू एन, और मन को अपन सब आगे पढ़ेंगे। पर जो मास जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो ओवरऑल आपको इनर्शिया समझ में आ गया। इनर्शिया क्या है, एक बॉडी की एक टेंडेंसी है, अगर उसके आप स्टेट में चेंज करोगे उसके हिसाब से। अब ये 3 टाइप के होते हैं, बेसिक इनर्शिया आपके 3 टाइप के होते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। आपने एग्जांपल यहाँ पर बस में एकदम से चल रहे हो तो आपको धक्का लगता है एकदम से पीछे की तरफ, और अगर आपने एकदम से बस चलना स्टार्ट कर देती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। और जब बस में आप एकदम से चल रहे हो तो धक्का आगे तरफ लगता है। वो आप देखते हैं अपन कि आपने वो एक गोटी रखी होगी, उसको आप इस टाइगर से करते हो तो वो नीचे गिर जाती है, वो सब अपन देखते हैं इनर्शिया की टाइप। इनर्शिया की टाइप्स देखें तो एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, जो लास्ट वाला वर्ड है ना ये पकड़ लो आप। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसका एग्जांपल सीधा सा, अगर मैं सीधा सा खड़ा हुआ हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, मैं किसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ तो भी मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन गाड़ी अगर एकदम से चलने लग जाएगी, मैं जैसे खड़ा हुआ हूँ कोई ट्रेन में या बस में, एकदम से खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी एकदम से चलने लग जाएगी, तो मेरी बॉडी तो क्या है, रेस्ट में है। और फोर्स किस पर लगा, उस बस पर, इंजन बस में, तो बस चलने, वो बस एकदम चलने लग जाएगी, तो मैं थोड़ी चल रहा हूँ, मेरी बॉडी तो उसको रजिस्ट करेगी, तो बस बोलेगी आगे जा, मेरी बॉडी रजिस्ट करेगी, तो क्या होगा। जैसे अगर कोई इंसान में ड्राइविंग अच्छी नहीं है, बस पे फोर्स लगेगा लेकिन बॉडी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्ट करेगी तो ऑटोमेटिक इस पर फोर्स पीछे लगेगा, तो अपने को धक्का पीछे की तरफ फील होता है। तभी एकदम से ट्रेन बस चले तो आपको एकदम से पीछे लगता है, क्यों, एकदम से। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे आपने एक वो भी किया होगा, एक ग्लास
इसके ऊपर कोई कार्डबोर्ड रखा है, इस पर आपने कोई कॉइन रखा है, आप इसको कार्डबोर्ड को अगर अपन कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाते हैं तो इस सिक्का नीचे आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अपन कार्डबोर्ड फोर्स लगाते हैं तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का रेस्ट में रहने की कोशिश करता है तो ये नीचे, ठीक है, पेड़ के पत्तों को हिलाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, कंबल में धूल लगी रहती है, वो सब अपन इसमें डिस्कस करते हैं। इनर्शियल मोशन, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन भी रहना चाहता है, वो रेजिस्ट करता है। अभी बताया था, जैसे अपन की गाड़ी एकदम से चल रही है, अपन आराम से चलते जा रहे हैं, सडनली एकदम से ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगाने से क्या होगा, सॉरी, जैसे अपन लगातार चल रहे हैं, ठीक है, आराम से चलते, मतलब सॉरी, उसमें यहाँ पर पास में बैठे हो चल जाते, एकदम से ब्रेक लगा दिए, नीचे वाला पोर्शन रुक जाता है, लेकिन अपन को अपनी बॉडी तो क्या मोशन में, तो अपन को आगे की तरफ धक्का लगता है। एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो, अगर अपन इनके एग्जाम्पल ले लें, अपन इस बॉडी को माने तो ये अपन इसको अगर दो पार्ट में करें, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट लोअर, ये वाला अपर, तो इसमें होता क्या है कि जो ये जो बस है ये जा रही है, तो ये नीचे वाला पार्ट तो कॉन्टेक्ट में होता है, तो जैसे बस मूव कर रही है तो मूव कर, बस रुकी तो ये रुक गया, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत ऊपर अटैच नहीं करता, तो पीछे की तरफ आगे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे अपन एक सीधी सड़क पर चल रहे हैं, सीधी सड़क पर चल रहे हैं, एकदम से जब घुमाव आता है, तो जैसे ही अपन टर्न करते हैं, अपने को स्पीड कम करनी पड़ती है, अगर स्पीड भी कम करते हैं तो एकदम से, जैसे अपन एकदम से घुमाव करते हैं तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्यों? क्योंकि अपनी डायरेक्शन तो आगे रहने के लिए एकदम से तुम इधर से घूमना चाहते हो, लेकिन बॉडी को जाएगी तो पीछे की तरफ धक्का, ये तीनों इनर्शिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, बेसिक मुझे समझ में आना चाहिए। इनर्शिया के एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में होगा। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। अब इसके बाद है, अब अपन चलते हैं, देखो इतनी सारी कहानी अपन ने ये लिखी थी, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए बेसिक्स में फोर्स क्या है वो मैंने बताया था आपको, बेसिक आइडिया दे दिया। जब अपन डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आगे बहुत सारे सवाल करते हैं, नॉर्मल के, टेंशन के, स्पिन फोर्स के, बहुत आगे भी आएगी, जेई मेंस एडवांस में भी सवाल आते हैं अच्छे अच्छे। हाँ, इनर्शिया की कभी कभी थ्योरी पे, बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब अपन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देखो ये मैंने इनर्शिया पढ़ाया था ना अभी आपको, तो वो आ गया। तो हर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर आप पहले वाला नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक से, डायनेमिक्स से स्टार्ट किया, उसमें फोर्स कैसे लगता है, इनर्शिया क्या होता है, पूरा बता चुका हूँ। इनर्शिया मतलब इसमें इनर्शिया कहने की बात होगी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इनर्शिया उससे इतना सा हुआ है कि अगर कोई बॉडी इनर्शिया, अगर कोई बॉडी की जो पोजीशन है वो ही रहेगी, और वो जब तक चेंज नहीं कर रही तब तक उसका फोर्स नहीं लगा सकते। अभी यहाँ पे देखो दोबारा, देखो बॉडी की पोजीशन मैंने पहले बताया था, या तो होती है रेस्ट या होती है मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, अपन इसमें यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, इसमें एक्सीलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एम बराबर फोर्स आ जाता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट्स स्टेट्स दैट a body remains at rest or uniform motion in a straight line unless until acted upon
वाई एन एक्सटर्नल। देखो इसमें मैंने आपको फोर्स कम पढ़ा था, इसमें फोर्स आ गया। क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन जैसे उसको चल रही है। एक गैलोली को उन्होंने बताया था कि इसमें एक अरिस्टोटल की फालसी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि अगर एक पार्टिकल को वेलोसिटी चलाने के लिए हर टाइम फोर्स जरूरत पड़ती है, वो इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया था कि कोई पार्टिकल अगर कोई रेस्ट में है या फिर कोई मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में कब तक रहेगी जब तक उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग जाए। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल जैसे रेस्ट पे रखा हुआ है आपका, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि आप इस पर फोर्स नहीं लगा दोगे, कोई कितनी मार दोगे तब तक ये फुटबॉल रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था। ठीक है, अपन इसका आगे बहुत यूज करते हैं अगर कंजर्वेशन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो करते हैं तो उसका। ठीक है, मोमेंट ऑफ ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से फोर्स आता है या फोर्स पढ़ा दिया लेकिन ये। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली देखो, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस लॉ को समझने के लिए आपको एक टर्म है वो समझनी पड़ेगी। जैसे उसमें आपने समझा था इनर्शिया, तो आपने यहाँ पर एक टर्म समझनी पड़ेगी मोमेंटम। ये क्या होता है मोमेंटम? जैसे आपने वेलोसिटी, मास, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो सिंपल इसके बारे में इतना जान लो आप, मोमेंटम होता है वो मोशन को बताता है। सिंपली क्या है, इट डिस्क्राइब्स द मोशन। मतलब कोई पार्टिकल मोशन, उस पार्टिकल की मोशन क्या है, मोमेंटम क्या है उसका। ठीक है, और अगर ये अपन देखें तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी, अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये मास स्केलर, वेक्टर ये होता है वेलोसिटी, ये भी। अगर इसमें वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये सिंपली m इंटू बी। अगर देखो, अगर अपनी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यूनिट के बारे में, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो m की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी है स्पीड, होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी ये यूनिट हुई। अगर इसकी सीजीएस में बात करूँ मैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। m इंटू बी, ये समझ में आ गया मोमेंटम, m इंटू बी। अगर जैसे सिंपल एक क्वेश्चन इसमें जैसे इसको वेक्टर में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाए कोई पार्टिकल है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड और 10 केजी का पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम बताओ। सिंपल कर दोगे आप, इसमें बहुत ही क्वेश्चन था 10 इंटू 5 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे ही अपन कुछ अगर पार्टिकल पर फोर्स लगता है, ठीक है, इस समझ में आ गया मोमेंटम निकालना। अब देखो, अब इस मोमेंटम से फोर्स कैसे, अब क्या सेकंड में होता था, मोमेंटम समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया मोशन, किसी पार्टिकल पास मोमेंटम है, अगर किसी का मास और इसकी वेलोसिटी। आप एक बात समझ पा रहे हो कि मास और वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल को कितना भी भारी हो, अनंत 5000 10000 20000 किलो हो, और वो रेस्ट है, खड़ा हुआ है, जैसे अगर कोई पार्टिकल कितना, मैं बताता हूँ उसको। देखो, इसके दो इफेक्ट होते हैं मोमेंटम के, P बराबर m इंटू बी। इसको मास इफेक्ट, जैसे अगर कोई पार्टिकल कितना भी भारी हो, सॉरी पहले वेलोसिटी को जीरो, अगर कोई पार्टिकल कितना भी भारी हो और वो अगर ऐसे रखा हुआ है, तो अगर आप सबसे इसका मोमेंटम क्या है, जीरो। और कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल ये भी रखा हुआ है, जीरो। और इससे चुन्नू सा पार्टिकल, उसको अगर वेलोसिटी दे दी तो इस भारी की मोमेंटम जीरो और इसका मोमेंटम कुछ ना कुछ जाएगा। तो पहले इस पर है वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी है, ठीक है, और मास बराबर जीरो, तो आपको पता होगा फिर मैटर है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं अपन। सिंपली इसको ऐसे करते हैं, F
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अब इसको पढ़ते हैं, इसी से बनता है। देखो स्टेटमेंट में लिख दिया, द सेकंड लॉ में क्वेश्चन होता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, लेकिन टाइम में तो अपन एक वर्ड लगाएंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब सुनो, मैं इसको लिखता हूँ पहले एक बार आपको स्टेटमेंट को, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब सुनो, अब देखो यहाँ पर एक बड़ा है चेंज इन मोमेंटम, मतलब अगर चेंज हो रहा है तो मतलब चेंज कब होता है, जब कोई फैक्ट कुछ किसी का कुछ पहले कुछ होता है बाद में कुछ होता है, तो मतलब इनिशियल कुछ है और फाइनल कुछ है, ठीक है। तो देखो इसको देखते हैं अपन, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इसको देखो, इसको समझाने के लिए बेसिक करते हैं अभी। अगर कोई एक पार्टिकल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v, अब u से v चेंज हुई तो मतलब इसमें कोई ना कोई एक्सीलरेशन लगा होगा। अब ये अपन मान रहे हैं कि इसमें कंडीशन मान रहे हैं कि v इज ग्रेटर देन u, मतलब बाद में वेलोसिटी बढ़ी है तो एक्सीलरेशन अपन एक तरीका से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको पहुंचने में अगर अपन यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है t, ठीक है, ठीक है। तो अगर अपन इसमें देखें इस पार्ट, इसको अगर मैं पी इनिशियल बोलता हूँ, अब इसका मोमेंटम दिखाओ मुझे, इसका मास है m के जी, मास इधर भी m की जी होगा, मोमेंटम दिखाओ m इंटू यू, क्लियर। इधर से मोमेंटम लगाओ p फाइनल, क्या मास चेंज हुआ, नहीं, देखो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, पर अभी अपन इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हुआ इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ, मतलब जब आप क्वेश्चन करते हैं मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आई कैप जे कैप देखना पड़ता है, कोई वेक्टर आता है उसका अपन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से अपने को सारे आई कैप जे कैप में पूरा करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं इसका वो बता रहा हूँ मैथमेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये क्या होता है पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, तो ये एम बी माइनस एम यू, एम बी माइनस यू, ये किसके बराबर चल रहा है, डेल्टा पी, ठीक है। अगर इस, अभी बताओ क्या इसमें न्यूटन्स की इक्वेशन लगा सकते हैं, तो मैं इसमें लगाना चाहता हूँ न्यूटन्स की फर्स्ट वाली इक्वेशन, क्या बनती है आपकी v इक्वल टू u प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, ये एक्सेलरेशन और t टाइम, तो ये v माइनस u क्या आ गया ए टी, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ से मैं डेल्टा पी की ए टी, v माइनस यू जगह ए टी कर दूँ, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से m इंटू ए टी। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैंने बताया था, वो था आपका, नीचे में एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी जगह नहीं है नीचे अभी, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर आप इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन तक के लगता है कि केवल वन होती है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा पी मतलब एम ए, पी या डेल्टा टी की बात है, और डेल्टा टी, और ये एफ के बराबर चल रहा है आपका, ठीक है। तो टी से टी कट जाता है तो आपका आता है एफ बराबर एम ए, यहाँ से एम बराबर एम, तो ये आपका न्यूटन्स के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, ठीक है। अब सुनो, ये डेल्टा यहाँ तक समझ में आया, तो माँ जो हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन माँ है, एम बराबर एम ए कैसे आता है, मास क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। सुनो, आपको पता होगा, अगर मैं इसको डेल्टा पी मतलब बिल्कुल इंस्टेंटेनियस पे लिखूँ तो मैं डी पी बाई डी टी लिखता हूँ उसको, तो डी पी बाई डी टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, तो वो भी अगर अपन देखते हैं, इसमें अपन कंडीशन एक मान के चलते हैं कि मास कांस्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, अगर जैसे आपने इंट्यूशन डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये समझ में आ गया। अपन लास्ट है, आज अपन इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अपने कांस्टेंट माना, देखो इधर से इसमें आ गया, नोट कर लेना आपने, देखो ये देखो, अगर मैं इसको m बराबर ये क्या है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस मान लूँ तो ये डी पी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डी करके m इंटू बी और डी टी, ये वेक्टर होता है, ठीक है। अब सुनो, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करना आता होगा आपको, तो ये क्या होगा m इंटू डी वी बाई डी टी और b इंटू डी एम बाई डी टी। तो देखो अपन ने जो एक बराबर m निकाला ना, इसमें मास कांस्टेंट मान लिया था, तो जैसे अगर मास कांस्टेंट मान लूँगा डी एम बाई डी टी बराबर 0, ठीक है। तो सर पहले इसको मान लेते हैं, क्या पहले अपन मान लेते हैं मास क्या है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं 0, तो ये 0 गई, तो यहाँ से क्या हो गया f डी पी बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी को अपन कर लिख सकते हैं एक्सीलरेशन f बराबर m, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं इसी को दूसरा करूँ, यहाँ से देखो इधर कर देता हूँ मैं, नीचे आपको देखने का होगा m डी वी बाई डी टी प्लस बी, तो इस बार मास कांस्टेंट नहीं, ठीक है। अगर दोनों कांस्टेंट नहीं तो ये लग जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मास कांस्टेंट नहीं तो आपका फॉर्मूला ये लग जाता है, ठीक है। डी एम बाई डी टी बराबर 0, तो डी बाई डी टी बराबर एम, ये अपन इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप इसको डी एम बाई डी टी को 0 नहीं कर सकते, अगर वेलोसिटी तो इसको 0 कर देना। इसके जो सवाल आते हैं वैसे आते हैं, जैसे आपका रॉकेट जाता है ना ऊपर, उसमें से उसका कुछ फ्यूल कुछ बर्न होता जाता है, तो उसमें डी एम बाई डी टी अपने को दे रखा होता है, ठीक है। वैसे सवाल होते हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। यहाँ तक एक थर्ड लॉ होता है, अपन बाद में देख लेंगे, उसमें एक्शन रिएक्शन होता है बराबर एम ए, ठीक है, वो अपन बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो समझ में आया पूरा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर अपन आज के सेशन की पूरी बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, फोर्स बताया, फिर फोर्स की टाइप बताई, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया, इनर्शिया, फिर इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। फिर अपन ने इनर्शिया के बाद फर्स्ट लॉ देखा था, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें देखा था कि कोई पार्टिकल अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी मोशन चेंज नहीं होती है तब तक। फिर इसके बाद मैंने आपको मोमेंटम बताया था, वेक्टर p बराबर m इंटू वेक्टर v, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। मास इफेक्ट बता दिया, वेलोसिटी। इसके बाद फिर मैंने आपको सेकंड लॉ बताया, अब इस थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन का, ठीक है वो। तो आज आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का देखा था, कैसे समझ में आया सब कुछ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया और अपने को अच्छे से आ जाएगा। मास, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एफ आप समझ में आया, इसमें मोमेंटम, फोर्स कैसे कनेक्टेड है, तो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अपन आज देख चुके हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको समझ में आई क्लास। थैंक यू, ओके।